नमस्कार, मैं हूं नम्रता पाराश और आप देख रहे हैं बीवीएम न्यूज। चलिए रुक करते हैं खबरों की और खबरों में सबसे पहले बात करेंगे फरीदाबाद की और खबरों में बात करेंगे किसानों की। बल्लभगढ़ और फरीदाबाद में हाल ही में हुई बारिश के बाद किसानों को अपनी फसल के लिए खाद मिलने में काफी दिक्कतें आ रही हैं। गौरतलब है कि कुछ दिन पहले ही बल्लभगढ़ और फरीदाबाद में लगातार 2 दिनों तक हुई बारिश के बाद किसानों को अपनी फसल में अब खाद की जरूरत पड़ने लगी है, जिसे लेने के लिए वो बल्लभगढ़ के खाद सेंटर पर पहुंचे तो वहां पर खाद के लिए किसानों को काफी मशक्कत करनी पड़ी है। कई किसानों की माने तो उन्होंने 20 किले की खेती की हुई है, लेकिन उन्हें मात्र 5 ही कट्टे यूरिया के मिल रहे हैं, जिसके चलते उनकी बाकी की फसल के लिए खाद मुहैया नहीं हो पा रही, जिसके चलते उन्हें खासी समस्याओं का भी सामना करना पड़ रहा है। किसानों का आरोप है कि वो काफी इंतजार के बाद खाद सेंटर के बाहर खड़े रहते हैं, काफी इंतजार करते हैं और कई बार कई किलोमीटर दूर से उन्हें आना पड़ता है। उसके बाद वो सेंटर पर पहुंचते हैं, लेकिन उनकी खेती के मुताबिक उन्हें खाद सरकार की तरफ से नहीं दी जा रही, जिसके चलते उनकी फसल खराब हो रही है। वहीं खाद बांट रहे सेवा अधिकारी की माने तो वो बराबर सभी किसानों को खाद मुहैया करा रहे हैं और किसी भी किसान को बिना खाद लिए वो लौटने नहीं दे रहे। लेकिन उनका कहना है कि पहले जो 5 कट्टे किसान को दिए जा रहे हैं, किसान उन 5 कट्टों से अपनी आवश्यकता को पूरा करे और उसके बाद दोबारा से 5 कट्टे किसानों को खाद के दिए जाएंगे। हाँ जी, क्या आपको समय पर खाद मिल पा रही है? कितने समय से आप यहाँ खड़े हुए? हमें कम लगभग 1 घंटा हो गया है जी यहाँ, और 5 ही कट्टे मिल पा रहे हैं। हमें ज़रूरत तो 20 कट्टे की, हम 5 कट्टे का क्या करेंगे? तो क्या कारण है, कब ब्लैक हो रही है वो खाद? ये तो पता नहीं सरकार कहाँ भेज रही है खाद, कहाँ जा रहा है। पर इस सरकार में तो बड़ी किल्लत हुई है जी इफको खाद, इस यूरिया की तो भी 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर दूर गाँव है घरौड़ा से। घरौड़ा से यहाँ बल्लभगढ़ आए हैं, कल पूरे दिन लाइट में लग के गए हैं जी, नहीं मिला खाद, और आज भी 5-5 कट्टे मिल रहे हैं। चमन लाल है जी, चंदावली गांव का रहने वाला हूँ। और हाँ, यहाँ इफको पे ही मिल रहा है, बाकी और लोकल तो मिल नहीं रहा है, प्राइवेटों पे तो। अब ये 5 कट्टे मिल रहे हैं जी एक आधार कार्ड पे। अभी फिलहाल मेरे पास तो हो जाएगी जी, लेकिन अगली दोबारा फिर मेरे को दूसरी बार गिनना पड़ेगा दूसरे पानी पे, जबकि जब देखी जाएगी। अभी क्या है जी, कुछ जैसे अब मान लो मेरी तो हो जाएगी, आज मेरा नंबर आ गया, अभी कुछ देर बाद ये कह देंगे खाद खत्म हो गया, तो बाकी जो खड़े हैं वो नहीं आ पाएंगे। अब जो ड्यूटी, अब 10 बजे ये खोलते हैं यहाँ पे, इसको बोलते हैं कि 10 बजे खुलेगा जी यहाँ से। अब जो ड्यूटी करने वाले लोग हैं ना, वो तो 8:30 बजे अपनी ड्यूटी पे पहुँच जाते हैं। चलिए रुक करेंगे अगली खबर की और। सर्दी के मौसम की पहली बारिश बिन हवा के हुई। ये बारिश न सिर्फ गेहूं बल्कि गन्ना, सरसों, चना और इसके अलावा सब्जियों में आलू, टमाटर, मटर आदि सभी फसलों के लिए लाभकारी है। किसानों का कहना है कि पिछले साल की तुलना में जिले में बारिश जहां पलवल व हथीन में ज्यादा हुई है, तो वहीं कृषि विशेषज्ञों ने इस बारिश के बाद किसानों को सूरजमुखी की फसल की बुआई करने की सलाह दी है। हालांकि बारिश के बाद तापमान में गिरावट आई है। बारिश के होने से किसानों को सिंचाई के लिए पानी की कमी नहीं होगी। इससे भूजल ऊपर आ जाएगा क्योंकि ट्यूबवेल कम चलेंगे। इसके अलावा जहां खारा पानी है, वहां बारिश होने से फसल की सिंचाई अच्छी होगी, वहां गेहूं की पैदावार अच्छी होगी। सिंचाई के मुकाबले में बरसात का फसलों को अधिक ज्यादा फायदा मिलता है। इस मौसम में बरसात होना किसानों के लिए अच्छे संकेत माने जा रहे हैं। किसानों को गेहूं की बिजाई के 21 दिन बाद पहली सिंचाई करनी होती है, वो उन्होंने कर दी है। अच्छी बरसात है तो किसानों को दूसरी सिंचाई की भी आवश्यकता नहीं होगी। देखो, गेहूं की फसल के लिए बरसात बहुत लाभदायक रही है, और जितनी धुंध पड़ेगी, जितनी ठंड ज़्यादा रहेगी, गेहूं उतना ज़्यादा फुटाव देगा, ज़्यादा उसमें पैदावार की आशंका वो रहेगी, उम्मीद। और गेहूं की जो तना है, जो पेड़ है, वो मोटा होगा। अगर गर्मी पड़नी शुरू होगी मौसम में तो एकदम बाल की तरफ आ जाएगा। और जिस फसल के लिए देखिए, गेहूं की फसल में बारिश से बहुत अच्छा गेहूं बनेगा, और कोहरे से सरसों पर नुकसान है। बाकी जितनी ठंड पड़ेगी इतनी ही अच्छी फसल होगी गेहूं की। किस तरह से फायदा होगा गेहूं की फसल में? गेहूं की फसल बारिश होने से एक तो पूरा बढ़ाव लेगी, बड़ी हो जाएगी, और अच्छा गेहूं होगा। तो खाद की क्या ज़रूरत पड़ेगी किसान को? क्या किसान का पानी बचेगा जहां डीजल से भराई होती है? खाद की किस तरह से बचत होगी? खाद की भी बचत होगी, ऊपर से जो पानी डलता है वो उसमें बहुत लाभदायक होता है फसल के लिए।
इस बारिश से जहां किसानों के चेहरे खिले हुए हैं तो वहीं सब्जियों के ग्राहकों के चेहरे कुछ मायूस नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि हाल ही में हुई बरसात से जहां किसान खुश नजर आए तो वहीं ये भी कहा जा रहा है कि इस बरसात से सब्जियां भी महंगी हो जाएंगी। पर सब्जी मंडी में सब्जियों के दाम में कुछ खास बढ़ोतरी नजर नहीं आई है। अगर पिछले एक हफ्ते की बात करें तो सब्जी मंडी में मटर 30 रुपए किलो मिल रही थी, अब ये मटर 20 रुपए किलो मिल रही है। वहीं प्याज भी एक हफ्ते पहले 30 रुपए किलो थी, अब प्याज 40 रुपए किलो हो गई है। मंडी में सब्जी लेने आए लोगों का भी ये कहना है कि सब्जी अभी कुछ खासी महंगी नहीं है। पिछले हफ्ते जो रेट थे वही रेट अभी भी हैं, बस कुछ रेट ऊपर नीचे हुए हैं। प्याज 10 रुपए महंगी हो गई है। पिछले हफ्ते प्याज 30 रुपए किलो बिक रही थी जो अब 40 रुपए किलो बिक रही है। आमिर खान जी, अगर आलू और प्याज की अगर बात की जाए तो एक हफ्ते पहले क्या रेट थी इन सब के, एक आज का क्या रेट है? पहले से अनुसार है कि पहले 90-100 रुपये दड़ी का, अब 60-70 रुपये 60 रुपये दड़ी का। और प्याज की अगर बात की जाए, प्याज की बात की जाए तो 20 रुपये किलो पहले ही अब महंगी हो चुकी है, अब 40 रुपये किलो प्याज है। कहीं के बारिश के कारण से कहीं सब्जी हाँ। फिलहाल तो नहीं देखने को मिल नहीं, क्या नाम आपका? शाहरुख नाम है जी मेरा। फारूक जी, अगर फिलहाल की सब्जियों के रेट की अगर बात की जाए तो फिलहाल के क्या रेट है सब्जियों के? अगर टमाटर की बात है, मटर की बात है, गाजर की, एक हफ्ते पहले के क्या रेट थे इनके? एक हफ्ते की रेट यही है जी, 20 दिन से जी टमाटर का यही रेट बिक रहा है जी, 20 रुपए किलो, 15 रुपए किलो, 20 रुपए किलो, 15 रुपए किलो। एक हफ्ते के पहले 30 रुपए किलो का रेट है, 20 रुपए किलो रेट है। कुछ नहीं हुई जी, ये रेट चल रहा है जब से सर्दी चालू हुई है, ये 1-1.5 महीने से। कड़ाके की ठंड और महामारी की मार, कड़ाके की पड़ रही सर्दी और महामारी के दौर में भी बाजार, कपड़ों का जो बाजार है वो गर्म नजर आ रहा है, जिसको लेकर दुकानदार और ग्राहक संतुष्ट नजर आए। वहीं जहां कुछ दुकानदारों ने महामारी को लेकर 6 बजे बाजार बंद होने का स्वागत किया तो वहीं अन्य का कहना है कि 6 बजे दुकान बंद होने से शाम के समय होने वाली दुकानदारी प्रभावित भी हुई है। लेकिन कुल मिलाकर दुकानदार सर्दी के मौसम में गर्म कपड़ों की बिक्री को लेकर अच्छी बिक्री होने की बात कहते नजर आए। दिखाई दे रही तस्वीरें गारमेंट बेचने वाली दुकान की है, जहां गर्म कपड़े डिस्प्ले किए गए हैं और उनकी बिक्री की जा रही है। महामारी के इस दौर में, सर्दी के इस मौसम में इस बार दुकानदार गर्म कपड़ों की बिक्री से संतुष्ट नजर आए। दुकानदारों का कहना है कि महामारी के बावजूद गर्म कपड़ों की बिक्री ठीक ठाक हुई है। सीजन ठीक चल रहा है, जैसे जैसे ठंड बढ़ रही है डिमांड भी बढ़ रही है, कस्टमर आ रहे हैं। कस्टमर दोपहर बाद ही आता है मोस्टली, शाम को 6 बजे बंद हो जाती है, उससे काफ़ी फ़र्क पड़ रहा है। माहौल ठीक है। मेन जो कस्टमर की क्लाइंट है, या 2 बजे के बाद ही आते हैं कस्टमर। मेरा नाम विजय आ रही है। देखो जी, सर्दियां तो विकट पड़ी हैं इन दिनों में, गर्म कपड़ों की सेल भी अच्छी रही है और जैसे हमने सोचा था कोरोना पीरियड है, माल कम बिकेगा, पर उस हिसाब से माल अच्छा बिका है, सबका ही बिका है और खूब बिका है माल जी, ऐसी बात नहीं है सर। जैसे दुकानें 6 बजे बंद हो जाती हैं, उस पर कोई प्रभाव पड़ा हो? देखो जी, मैं ये मानता हूँ कोरोना काल को देखते हुए हमें मास्क पहनना ज़रूरी है, सोशल डिस्टेंस भी ज़रूरी है। उस हिसाब से 6 बजे जो दुकानें बंद हुई हैं तो मैं इसका स्वागत करता हूँ, हम इसमें खुश हैं, ताकि अगर हमारा स्वास्थ्य ठीक है तो हम। सर्दियाँ पड़ रही हैं, सर्दी पड़ने से थोड़ा फर्क पड़ गया है। उसके अलावा जो शादियाँ भी अब शुरू हो गई है, कुछ उससे थोड़ी सी मार्केट में चल है। दिक्कतें यही आ रही है, एक तो दुकानें कम खुलती हैं, ऊपर से थोड़ी सी परेशानी यही भी है, ग्राहक भी शाम को आता है और शाम को 6 बजे का दुकान का टाइम है बंद होने का भी। सरकार से क्या अपील कर, सरकार के हाथ में ही नहीं है, कोरोना सरकार के हाथ में नहीं है ना जी, क्या करेंगे, तो मजबूरी है, बंद करनी ही पड़ेगी। ये तो सबके लिए है, मेरे लिए या आपके लिए या सरकार के लिए नहीं। सबसे ज़्यादा सरकार के अंदर ही आजकल कोरोना फैला पड़ा है, बड़े बड़े नेता हैं वही बीमार पड़े हुए हैं आजकल। तो चलिए खबरों में बात करेंगे अब फरीदाबाद में बढ़ते क्राइम ग्राफ के ऊपर, जो कि लगातार बढ़ता ही नजर आ रहा है। दिल्ली से सटे फरीदाबाद में पिछले कुछ दिनों से लगातार हो रही हत्याओं को पूरे जिला इन हत्याओं से सकते में है। बता दें कि एक और जहां बीते साल के दिसंबर महीने में के बाद कई हत्याएं हुई, तो वहीं नए साल 2022 की शुरुआत की पहली रात में ही 3 हत्याओं से पूरा जिला हिल गया। अब देर रात फिर तिगांव इलाके में एक युवक की सरेआम सगाई समारोह में लोगों के बीच गोली मारकर 32 साल के युवक ने हत्या कर दी।
फिलहाल पुलिस ने इस मामले में परिजनों की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। ये तस्वीरें फरीदाबाद के जिला सिविल अस्पताल की हैं, जहां मृतक का पोस्टमार्टम करवाने के लिए पुलिस और मृतक के परिजन एकत्रित हुए हैं। बता दें कि पिछले कुछ दिनों से लगातार अलग अलग इलाकों में हो रहे कत्लेआम से आमजन सकते में है। फरीदाबाद के लोग अब फरीदाबाद को क्राइम सिटी कहने लगे हैं। फिलहाल पिछली सभी वारदातों को देखकर लग रहा है कि शहर में कानून नाम की चिड़िया है ही नहीं। कानून नाम का भय बदमाशों में दिखाई ही नहीं दे रहा। जो अलग अलग इलाकों में अब सरेआम वारदातें हो रही हैं, उन पे लगाम नहीं लग रही। बात करें बीती रात हुई हत्या की, तो मृतक कपिल तिगांव गांव में ही पड़ोस में आयोजित सगाई समारोह में अपने परिवार के साथ शामिल होने गया। परिजनों के मुताबिक वहीं पर आरोपी सागर और आकाश आए और आकर कपिल पर फायर कर दिया। मौके से वो लोग फरार भी हो गए। परिजनों ने आनन फानन में कपिल को अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक कपिल के भाई और भतीजे के मुताबिक आरोपियों ने पिछले महीने बीते दिसंबर में 6 तारीख को आरोपी उसकी गारमेंट की दुकान पर आए थे। वहां झगड़ा करके उसके गले से पैसे भी छीन कर ले गए, जिसकी उन्होंने FIR भी कराई। उसी शिकायत को वापस लेने का वो लोग दबाव बना रहे थे, जिसके चलते इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। यहाँ पे सबके लिए प्रोग्राम था, जी सगाई प्रोग्राम था हमारा जी, और हमने पूरे गांव के लिए निमंत्रण दे रखा था जी। अब हमें नहीं पता उनका क्या रंजिश था क्या नहीं जी, आपसदारी में कोई रंजिश होगी उनकी, लेकिन हमें नहीं पता जी। वो खाना खा रहा था लड़का यहाँ पे आके जी, तो उसके बाद वो लड़का आया इधर से जी, और आके यहाँ इधर खड़ा हो गए हाँ जी, और यहाँ से गोली मारी उसके। अच्छा, गोली मारने के बाद वो वापस यहाँ से ऐसे जंप करके भागे बाहर। जिसने मारी उसको जानते हैं आप? जी नहीं। जिसको लगी उसको? हाँ जी, वो कपिल नाम है उस लड़के का। कितनी उम्र होगी लड़के की? उम्र होगी 25-26 साल। अच्छा, पूरा नाम उसका जी? कपिला थाना है उसका। कपिला थाना, तिगांव का रहने वाला। तिगांव का। पापा का नाम उसके का ओमकार है। अच्छा, ये जो प्रोग्राम अरेंज हुआ ये आप ही ने अरेंज किया? जी जी। अच्छा, हमारे क्या प्रोग्राम था? भाई कल शाम को ये शादी में गए थे। शादी थी, लगन सगाई थी? कोई लगन सगाई फंक्शन था, उसमें गए थे जी, खाना खाने के लिए। और इनकी पहले भी कोई लड़ाई थी, और उस लड़ाई को इतना प्रेशर बनाया हो गया कपिल पे, जो इस प्रेशर में पुरानी रंजिश को रखते हुए कल फायर हो गए, गोली लगी छाती में। क्या शिकायत दी है परिजनों ने? परिजनों ने यही दी, भाई हम शादी में खाना खाने के लिए गए थे, जो हमारा पिछली मुँहबाद होया था इनसे, कोई लड़ाई झगड़ा था पुराना, उस मुँहबाद में ये मुकदमा दर्ज हो रहा पिछला एक, जिसमें उन्होंने भैया मुकदमा वापस ले लें, नहीं तो अंजाम ठीक नहीं होगा। फिर कितने बजे घटना होगी लगभग? ये करीब शाम की है। अभी क्या कार्रवाई करे पुलिस? ये सब मुकदमा दर्ज करके गोली मारी है, ऐसे नहीं मारी। कितने लोग थे? 2 जने थे और 5-6 जने अंदर, पर पता नहीं उस टाइम हमको कुछ पता नहीं पड़ा। कौन है वो, कहाँ के रहने वाले हैं? गाँव से, एक का नाम आकाश है, एक का नाम सागर। अच्छा, किस नाम से दुकान है आपकी? किस नाम से? सोनू के नाम से। सोनू गारमेंट्स में। तिगांव में थी? तिगांव में गोली मार दी उन्होंने, भाग गए? हाँ जी। वो भी तिगांव के रहने वाले हैं? हाँ जी, तिगांव से। तो मतलब बोला कि आपका कोई झगड़ा उधार को लेकर झगड़ा हुआ था, मारपीट की थी उन्होंने? हाँ जी, पहले मैंने केस रजिस्टर कराया। हाँ, केस के ऊपर लिए उन्होंने जान से मारा। तो इनकी मुझे फिर भी धमकी मिल रही है अभी भी। अब भी ये कह रहे जान से मारेंगे, एक मर्डर कर दिया, 2 कर दिए, केस जो भी होती है मतलब वो सजा तो एक ही होती है। अच्छा, आपको भी डर है? अभी हमको डर है इस टाइम। आपको भी डर है? हाँ जी। ऐसी है क्या बैकग्राउंड क्या है उनका? वो गांव से ठीक है, उनके पापा मतलब अच्छी जॉब पे हैं, सब कुछ है मतलब। हमारे घर में तो शादी भाई 22 तारीख। किसकी शादी है? सिस्टर की शादी है 22। चलिए खबरों में बात करेंगे अब पलवल की। पलवल में एक महिला ने जमीन हड़पने के लिए खुद को मृत व्यक्ति की विधवा घोषित कर लिया है और फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाकर दूसरे की जमीन को अपने बच्चे के नाम करवा लिया। इस दौरान शपथ पत्र को नंबरदार और कार्यकारी मजिस्ट्रेट से तस्दीक भी कराई गई। मामले की जानकारी मिलने पर जमीन मालिक ने जिला पुलिस अधीक्षक की ओर शिकायत लिखी है और पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर गतपुरी थाने में मां बेटे सहित 5 नामजद आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। अभी तक पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया है और थाना प्रभारी धर्मचंद ने बताया कि फरीदाबाद के सेक्टर 49 की सैनिक कॉलोनी में हाल ही में आबाद यूपी के जिला मेरठ की तहसील सरदना के गांव सलावा निवासी रचना राजपूत ने पुलिस को दी शिकायत में कहा कि उसका पति विवेक राजपूत के नाम से गतपुरी में 108 वर्ग गज के 2 प्लॉट हैं। उसका इंतकाल हो चुका है। विवेक राजपूत के नाम से दर्ज मंजूर है।
महिला का कहना है कि उसके पति विवेक राजपूत की मृत्यु 2020 की 8 जुलाई को हरिद्वार में हो गई थी। साथ ही उसने कहा कि उसके नजदीकी संबंध रखने वाली मालती राजपूत ने अपने आप को विवेक राजपूत की विधवा दिखाकर फरीदाबाद नगर निगम से फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र भी बनवाया और अपने को उसकी विधवा बताकर फर्जी तरीके से शपथ पत्र तैयार करवाकर और उसे मौजा फुलवाड़ी के नंबरदार मामचंद से तस्दीक करवाकर तहसीलदार से प्रमाणित भी करवाया। फर्जी तारीख से दोनों प्लॉट अपने और अपने बच्चे के नाम भी करवा लिए। इस मामले में पुलिस ने मालती राजपूत, स्वप्निल राजपूत, विशेष राजपूत, सार्थक राजपूत और नंबरदार मामचंद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है और आरोपियों को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। एक फरीदाबाद सेक्टर 49 में एक मालती राजपूत लेडीज ने अपने पति के झूठे मृत्यु प्रमाण पत्र बनाकर गतपुरी में 108 गज के 2 प्लाट है जिनको अपने नाम अपने बच्चों के नाम करवा लिया है और नंबरदार के भी झूठे साइन करा ली। तो हमने इसके खिलाफ, इसके बच्चों के खिलाफ व मामचंद नंबरदार के खिलाफ केस रजिस्टर कर दिया है जिनमें 420, 467, 468, 471, 120 की धारा लगाई गई है। और करेंगे अगली खबर की। और पलवल के नागरिक अस्पताल में इमरजेंसी वार्ड में झगड़े में घायल होकर पहुंचे व्यक्ति के साथ मारपीट की गई। इतना ही नहीं, उसे बचाने पहुंचे अस्पताल स्टाफ महिला के साथ भी धक्का मुक्की की गई। मारपीट की वारदात का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। हथीन गेट पुलिस चौकी ने पीड़ित पक्ष की तरफ से शिकायत दर्ज कर ली है और जांच शुरू कर दी है। अधिकारी शिव कुमार ने बताया कि गैलपुर गांव निवासी गौतम ने पुलिस को दी शिकायत में कहा कि रविवार की रात को गांव में परिवार के ही सदस्यों से किसी बात को लेकर उसका झगड़ा हो गया। झगड़े में उसके पिता घायल हुए तो वो उन्हें लेकर उपचार के लिए पलवल के नागरिक अस्पताल पहुंचे और अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में जब डॉक्टर उसके पिता का उपचार कर रहे थे उसी दौरान दूसरे पक्ष के लोग अस्पताल पहुंचे और उक्त लोगों ने अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में घुसकर उसके पिता पर हमला कर दिया और मारपीट शुरू कर दी। अस्पताल में लोगों के द्वारा एकाएक घायल पर हमला कर देने वाले वार्ड में तैनात स्वास्थ्य कर्मी में भगदड़ मच गई और स्वास्थ्य कर्मियों व वहां मौजूद अन्य लोगों ने जब उसे बचाने की कोशिश की तो उनके साथ भी धक्का मुक्की की गई, जिसके बारे में इसकी सूचना डॉक्टर ने तुरंत पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले को शांत करा दिया। दरअसल आपको बता देना चाहते हैं कि जिला नागरिक अस्पताल में अक्सर होने वाले झगड़ों को देखते हुए यहाँ एक पुलिस चौकी भी बनाई हुई है, लेकिन जब अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में झगड़ा हुआ तो उस समय अस्पताल में बनी पुलिस चौकी की पुलिस कहाँ थी? ये भी पुलिस प्रशासन पर एक सवाल या निशान खड़ा करता है। गांव में है, एक ही परिवार के हैं, इनका कोई जमीन पर कुछ आपस में लड़ाई झगड़ा है जो हमने पता लगा है। तो हम मौके पर हॉस्पिटल में पहुंचे थे तो वहां पे ये दोनों पार्टी आपस में अपना मेडिकल मुआवजा करवाने के लिए आए हुए थे। तो दूसरी पार्टी ने वहां पर उसके साथ मारपीट की। जो वहां पर मारपीट करी है कोई उसकी खास इंजरी नहीं है, सिंपल ब्लंट चोट है। डॉक्टर साहब से हमने मौके पर हम पहुंच गए थे तो पार्टी ने दरखास्त देने से मना कर दिया था मौके पे। ये कह दी थी हम खुद चौकी में आकर दरखास्त देंगे। कल शाम को उन्होंने दरखास्त दी है। आज के लिए दोनों पार्टियों को टाइम दे रखा है, जैसे ही आएगा निष्पक्ष जो होगी कार्रवाई वो अमल में लाई जाएगी। कितने लोगों को चोट लगी है इसमें? उसमें सर हमारे यहाँ पे हॉस्पिटल में जी एक को चोट लगी है, एक चोट है, पैन है वो भी। अच्छा, एक चोट है हमारे एरिया की। पीछे इनकी वहीं पे गांव में ही लड़ाई झगड़ा हुआ, वो हमारे एरिया में नहीं आता। लड़ाई करने वाले कितने लोग थे? लड़ाई यहाँ पे लड़ाई करी है वो 2-3 लड़के थे जिन्होंने डॉक्टर के कैबिन में जाकर ने उस दूसरी पार्टी से मारपीट पहले उन्होंने खुद की अपनी MLR कटवाई है, उसके बाद दूसरी पार्टी। चलिए रुक करेंगे अगली खबर की। और नगर निगम के पूर्व SDO OP शर्मा आप पार्टी में शामिल हो गए हैं। फरीदाबाद के गोल्फ क्लब में प्रेस वार्ता करते हुए आप पार्टी के जिला अध्यक्ष धर्मवीर भराना ने उन्हें विधिवत पार्टी का पटका पहनाकर पार्टी में शामिल होने की घोषणा की और कहा कि उनके शामिल होने से पार्टी को मजबूती मिलेगी और उनके अनुभव का लाभ लोगों को होगा। वहीं पार्टी में शामिल होने के बाद पूर्व SDO OP वर्मा ने कहा कि अपने अनुभव के आधार पर वो अब जनता की सेवा कर पाएंगे। आप पार्टी के जिला अध्यक्ष धर्मवीर भराना ने कहा कि नगर निगम के पूर्व SDO OP वर्मा आप पार्टी की नीतियों में विश्वास रखते हुए शामिल हुए हैं, जिनके अनुभवों का फायदा आम लोगों और आम पार्टी को भी मिलेगा। आने वाले समय में उन्हें नई जिम्मेदारी दी जाएगी। वहीं पार्टी में शामिल होने के बाद OP वर्मा ने कहा कि उन्हें नगर निगम के SDO के पद पर रहकर काफी अनुभव है
उन्होंने वहां रहकर काफी काम किया है और अनुभव हासिल किया है। अब पार्टी में आने के बाद वो शहरवासियों की सेवा कर सकेंगे। वहीं उन्होंने बताया कि 2016 में ग्रीवेंस मीटिंग के दौरान बीजेपी के मौजूदा विधायक ने उन पर अभद्र टिप्पणी की थी, जिसका माकूल जवाब उन्होंने दिया था और उसकी एवज में उन्हें सस्पेंड करा दिया गया था। लेकिन अब पार्टी में शामिल होने के बाद वो खुलकर काम करेंगे और जनता का दुख दर्द दूर करने की कोशिश करेंगे। आज आम आदमी पार्टी में ओपी वर्मा जी जो पूर्व एसडीओ नगर निगम रहे हैं, आम आदमी पार्टी की नीतियों को देखकर लोकप्रिय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी से खुश होकर के काम को देख करके, जिस तरह चंडीगढ़ में आम आदमी पार्टी को 35 में से 14 सीटें मिली हैं, उनको देखकर जिस हिसाब से शहर में लोग जुड़ रहे हैं, उसी कड़ी में आज हमारे पूर्व में एसडीओ रहे हैं साहब और हमारे मित्र हैं, मिलने वाले हैं, उन्होंने भी ईमानदारी से काम किया जीवन भर और देश के लिए काम किया। हर्ष के साथ मैंने अपनी खुद मेहनत करके बीएससी नॉन मेडिकल, फिर सिविल इंजीनियर, रूरल इंजीनियर जामिया मिल्लिया इस्लामिया से मैंने शिक्षा प्राप्त की। उसके बाद मैं अपने शहर के लिए नगर निगम में मैंने यहाँ पर ज्वाइन किया ताकि मैं अपने यहाँ पर पब्लिक की सेवा कर सकूँ, क्योंकि मैं अपनी गरीबी से ऊपर उठाऊँ और आज मेरे मन में आम आदमी के लिए दुख दर्द है। और जैसे जैसे मैं हाथ जोड़कर अपनी शक्ति को बढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ, आप लोग मुझे साथ दे रहे हैं और आज आम आदमी पार्टी ने भी मुझे अपनी आशीर्वाद दी है और मैं पूरा विश्वास दिलाता हूँ कि मैं आम आदमी के दुख दर्द को दूर करने के लिए मैं अपनी आत्मा से, अपने मन से, अपने हृदय से पूरा समर्पित होकर और आप सारे शहर की सेवा करूँगा। प्रेस वार्ता में आपने एक बड़ी गंभीर बात भी बताई कि किस वजह से आपने इस नौकरी को छोड़ा, इस बात को दोहराना चाहेंगे एक बार? हाँ, ये 5 सितंबर 2016 की बात है, घटना है। कन्वेंशन हॉल, हुड्डा कन्वेंशन हॉल के अंदर ग्रीवेंसेस कमेटी की मीटिंग हो रही थी, जिसमें मेरी कमिश्नर साहब का आदेश हुआ सोनल गोयल जी का। मैंने अपनी बात को रखने का प्रयास किया, जिसमें गरीबों का हित था, बारिश का टाइम था, ताकि पॉलीथीन में ढके हुए लोग, गरीब लोगों को वहाँ से ना हटा के 12-15 दिन की उनको मोहलत दी जाए। बात सौहार्दपूर्ण हुई थी, सबने उसमें सहमति व्यक्त की थी। कुछ मंच पर बैठे हुए एमएलए, मैं नाम नहीं ले पाता हूँ क्योंकि काफ़ी भीड़ थी वहाँ पे, तो उन्होंने अहंकार में मेरे साथ अभद्र टिप्पणी की। तो मैंने उनसे कहा कि आप लोग अधिकारियों के साथ, ऑफिसर्स के साथ, गरीब लोगों के साथ मंच में बैठकर इस तरीके का व्यवहार करते हैं तो वो पूरा समूह जो है पार्टी का, पॉलिटिक्स पार्टी का, खास तौर पे बीजेपी के लोग थे, उन्होंने मेरे को रात को सस्पेंड करवा दिया 11:30 बजे। और मैं उसके बाद इतनी मेहनत करने के बाद, नगर निगम में ईमानदारी का जीवन जीने के बाद मैं वहाँ से चला आया। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। फैजाबाद के अजरौंदा के ग्रामीणों ने गांव में चल रही समस्याओं का समाधान न होने के चलते राष्ट्रीय राजमार्ग 19 से लगती सड़क को जाम कर दिया और ग्रामीणों के द्वारा लगाए गए जाम से वाहनों की लंबी कतार लग गई। जाम लगने की सूचना पाकर मौके पर भारी पुलिस बल मौजूद रहा और वहां पर तैनात नजर आया। आपको बता दें कि वाहनों की ये जो लंबी कतार आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रही हैं, ये जाम की हैं। तस्वीरें दिल्ली से सटे फैजाबाद की है, जहां राष्ट्रीय राजमार्ग 19 पर स्थित गांव अजरौंदा के ग्रामीणों ने गांव में विकास न होने और गांव के अंदर टूटी सड़कें और सीवर की समस्या के चलते जाम लगाया है। सड़क जाम होने के चलते वहां से गुजरने वाले वाहनों की भी लंबी कतारें लग गई और राष्ट्रीय राजमार्ग से लगती सड़क पर लोगों की भारी समस्या का सामना करना पड़ा। जाम लगने की सूचना पाकर मौके पर भारी पुलिस बल की तैनाती कर दी गई और मौके पर नगर निगम के अधिकारी को भी बुलाया गया। ग्रामीणों का आरोप है कि गांव में पिछले 5 सालों से समस्याओं का अंबार लगा हुआ है, ना तो कोई अधिकारी, पार्षद जो कि जिले के डिप्टी मेयर भी हैं, इलाके के विधायक, कोई भी इन समस्याओं की ओर ध्यान ही नहीं दे रहा। बार बार शिकायत करने के बावजूद भी ग्रामीण नरके जीवन जीने को मजबूर है। पहले तो इन्होंने रोड तोड़ के डाल दी, अब रोड तोड़ने के बाद जो है कहीं मलबा उठेगा। अब 4 दिन से 5 दिन हो गए, मलबा उठाने का नाम ही नहीं है। काम तो पहले ही नहीं था और जो सड़क पे रोड टूटे पड़े हैं, दुनिया भर के सीवर कनेक्शन टूटे पड़े हैं, दुनिया भर के पानी कनेक्शन टूटे पड़े हैं। पहले तो एक मैडम घूम भी रही थी, क्या यहाँ ये तख्त यहाँ पे क्यों पड़ा है, ये अवैध कब्जे क्यों है। अब मैडम ऐसी ईद की चांद हुई कि आने का मतलब नहीं है। मैडम अब आराम से नींद की गोली खा के सोई हुई है। किसी अधिकारी से 15 दिन खुदे हुए हो गए और इन्होंने कहा था कि जैसे ही रोड टूटेगी इसको साथ के साथ हम उठाएंगे और साथ के साथ आपका रोड चालू हो जाएगा। सीवर की समस्या भी बताई जा रही है। सीवर का देखो जी, पूरे ग्राम में बुरा हाल है, नर्क पह रही। सीवर लाइन नहीं गिरी। हाँ, हमारे पानी की लाइन डालनी थी, पूरी कंप्लीट नहीं है। पानी की लाइन, सीवर लाइन पूरी डालनी थी, वो कंप्लीट नहीं है। और गटर
वैसे के वैसे ही हैं, जाम है जी पूरे गांव में। 3 साल से यही हाल है। खोदा तो अभी है, 3 साल से पूरा ये रोड खोद के डाल रखा है। पूरा यहाँ से लेके पूरी मंडी और नरकीय जीवन हुआ पड़ा हमारे गांव का। सारी सड़कें टूटी पड़ी हैं, सीवर फ्लो होते हैं, यहाँ रहना दुर्भाग्य हुआ पड़ा कि यहाँ रह नहीं सकते। आज जो मांगे हैं, आप किस चीज की मांगे लेकर आपने रोड जाम किया है? रोड इसलिए जाम किया गया, हमारी जो गांव की सड़क है सारी तोड़ दी है और 4 साल हो गए उसको टूटे हुए, ना उसको कोई देखने आ रहा। खूब प्रशासन से कह लिया, खूब जेई से कह लिया, ठेकेदार से कहते हैं, ठेकेदार कहता मेरी पेमेंट नहीं हुई। कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है। अधिकारियों से, प्रशासन से सबसे गुहार लगाई है आपने? गुहार लगाई है। एक्शन साहब अभी भी आए हुए हैं, एक्शन साहब अभी भी देख रहे हैं। कमिश्नर साहब अभी आए थे हमारे गांव के अंदर लगभग 15 दिन पहले, उनको भी बताया गया था। मनमोहन सिंह गर्ग भी आए थे, उनको काफी मुर्दाबाद वगैरह भी कहा गया, पर उनके कोई कान पे जू नहीं रहेगी। हमारे यहाँ कोई काम नहीं हो रहा, ना एमएलए साहब कर रहे। अब अगला कदम क्या होगा अगर मांगे नहीं मानी जाती आपकी? तो नहीं मानी जाती तो एक बार हम पहले मंत्री जी के पास जाएंगे, केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल जी के पास जाएंगे, उन्हें बताएंगे कि हमारा गांव 10,000 वोटों से आपको हमेशा जिताता है, हमेशा हमने वोट आप लोगों को दी है, तो मंत्री जी हमारे साथ इतना बुरा किस लिए किया जा रहा है? टाइम लगता है, ठेकेदार की पेमेंट ना होने के कारण ठेकेदार चला गया है। ठेकेदार से बात हुई है, ठेकेदार ने कहा है कि मैं कल से इसको काम उसको शुरू करा रहा हूँ। सीवर में प्रॉब्लम है, जहाँ तक वहाँ मशीन लगी हुई है। ये परेशानियां आती रहती हैं और ठीक होती रहती हैं। ठीक होती रहती है, लेकिन ये बताइए कि सिर्फ अजरौंदा गांव है या दौलताबाद गांव है और भी इन गांवों में की हालात ऐसे क्यों हो रहे हैं? ये पुरानी बसावट है, पुराना सारा सिस्टम सीवर का है, उसमें प्रॉब्लम आती रहती है। उनका नए सिरे से ये काम करवाए जा रहे हैं। कई बार सीवर बदलने की यहाँ पर कोशिश भी की जा चुकी है। पैसे भी क्या नाम है सरकार की ओर से इशू किए जा चुके हैं, सब कुछ हो चुका है। समस्या क्यों बनी हुई है? ये सब लोगों को भी जागरूक किया जा रहा है कि वो अपने उसमें कोई कचरा ना डालें, जिससे रुकती हैं, उनको भी मोटिवेट किया जा रहा है और आगे से भी उनको मोटिवेट किया जाएगा। और अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो आगे उसका समाधान करा दिया जाएगा। चलिए खबरों में एक बार फिर से बात करेंगे पलवल की। हरियाणा के पलवल में एक बार फिर महिला को 3 तलाक देकर घर से निकाल दिया गया। मामला पुलिस के पास पहुंचा तो पीड़िता के पति और 2 भाभियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कर लिया गया है। गतपुरी थाना प्रभारी धर्मचंद ने बताया कि एक विवाहिता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है कि उसकी शादी सितंबर माह साल 2012 में फैदाबाद के गांव में हुई थी। पीड़िता का कहना है कि नवंबर महीने में 2017 में मौखिक और लिखित तौर पर उसके पति ने 3 बार तलाक कहकर उसे तलाक दे दिया। एक तलाकनामा उसे पोस्ट से भी भेजा गया। पीड़िता का आरोप है कि तलाक दिलवाने में उनकी 2 भाभियां भी शामिल हैं। पीड़िता का कहना है कि उनके 4 बच्चे हैं, अब वो कहां जाएं और क्या करें। पीड़िता अपनी बहन के घर भी रहने लगी कि शायद उसके पति को पश्चाताप होगा, लेकिन वो अपनी आदतों से बाज नहीं आया, जिसके बाद उसने मामले की लिखित शिकायत गतपुरी थाने में कराई और पुलिस ने मामले में शिकायत के आधार पर मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्यवाही शुरू कर दी है। एक महिला पीड़िता आई थी जिसने एक दरखास्त पेश की है, जिसने बतलाया है कि भाई मेरा पति मेरे को शुरू से ही तंग रखता है, जिस संबंध में उसने फरीदाबाद महिला थाना में एक मुकदमा दर्ज कराया था दहेज के संबंध में। अब पीड़िता ने बताया है कि मेरे पास मेरे पति ने पोस्ट द्वारा एक लेटर भेजा है तलाक का और मेरे पति ने मौखिक रूप से भी 3 तलाक कह दिया है। तो पीड़िता की दरखास्त पर हमने मुकदमा दर्ज कर दिया है 4 मुस्लिम एक्ट 120 का मुकदमा दर्ज कर दिया है, क्योंकि पीड़िता ने बताया है कि इसमें मेरे पति की जो भाभियाँ है वो भी शामिल है। सर क्या आरोपी की गिरफ्तारी की गई है इसमें? अभी जल्द से जल्द आरोपी की गिरफ्तारी की जाएगी, अभी तस्दीक चल रही है। पहले भी कोई मुकदमा दर्ज करा रखा है पीड़िता ने अपने पति के खिलाफ? पीड़िता ने अपने पति के खिलाफ फरीदाबाद में मुकदमा दर्ज कराया था 418 में और दूसरा मोबाइल का मुकदमा दर्ज कराया हुआ है, लेकिन हमारे पास तो 3 तलाक का की दरखास्त दी थी, जो 3 तलाक का मुकदमा दर्ज हमने कर दिया। क्या कार्रवाई की जा रही है? अभी जल्द से जल्द आरोपी की गिरफ्तारी की। मेरे साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आप बने रहिए BVM न्यूज़ के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।